हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 7 वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर पे हम लोग चल रहे हैं। लास्ट वाला वीडियो आप देख के आए, अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखें। पार्ट नंबर 6 देखें, पार्ट नंबर 5 देखें, उसमें एनालिटिकली क्या पैरेललोग्राम लॉ होता है उसके बारे में सारी बातें बताई गई हैं। तो पार्ट नंबर 7 पे मैंने कुछ ऑलरेडी क्वेश्चंस लिख रखे हैं, ये उसी क्वेश्चन का आगे का पार्ट है जो हम पार्ट नंबर 6 में देख रहे थे। तो अब हमें इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ना है, लेके चलना है आगे। मैं इनके बारे में कुछ बताता हूं, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं और वन बाय वन हम लोग इनको सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 से। 4 और 5 जो है वो लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन है, तो मैं दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करूंगा, एक क्वेश्चन आपको करना है। लगभग एक ही क्वेश्चन है पर एक होमवर्क के लिए दिया है। होमवर्क के लिए दिया है तो हम लगा देते हैं इसको 5 वाले को होमवर्क के लिए। ठीक है ना, आप ये करेंगे खुद सॉल्व, पर मैं 4 पहले मैं करके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ टू फोर्सेस एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। सम ऑफ टू फोर्सेस, इसके पिछले वाले पार्ट में जस्ट मैंने समझाया था कि जब भी कभी डायरेक्ट सम दिया है इसका मतलब वो उसका मैक्सिमम रिजल्टेंट है। डायरेक्ट अगर सम दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखिए, ये कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं इसके, तो हमें देखना है कि भाई A 6 10 है या फिर 8 8 है, 4 12 है। यहाँ देखो सम ऑफ टू फोर्सेस एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं, उनकी वैल्यू 6 10 है। यहाँ वही चीज़ होगी, दो फोर्सेस निकालने हैं हमें, तो या तो उनकी वैल्यू 6 10 होगी या 8 8 होगी या 4 12 होगी या 2 14 होगी। तो 16 न्यूटन उनका सम है। तो आप देखेंगे ऑप्शन में भी सारी वैल्यूज का सम 16 ही आ रहा है। तो 6 और 10 यानी 16 हो रहा है, 8 और 8 16 हो रहा है, 12 और 4 भी 16 हो रहा है और 14 और 2 भी 16 हो रहा है। यानी यहाँ एक बात सिंपल सी दी हुई है, हमें जो रिजल्टेंट यानी सिर्फ A प्लस B की जो वैल्यू दी हुई है या रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू जो दी हुई है वो 16 न्यूटन है। सबसे पहली चीज तो हमें ये ऑब्जर्व करनी है, यानी A की वैल्यू और B की वैल्यू, हमने जो दो फोर्सेस हैं उन्हें उनका नाम A और B रख दिया। मान लेते हैं A एक फोर्स है, B दूसरा फोर्स है, यानी A प्लस B की वैल्यू 16 न्यूटन है। अब ये क्या कहते हैं, इफ द रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स। अब द रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स, अब थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं ग्राफिकली। मान लेते हैं ये A है, ऐसा कुछ B बना दिया हमने। अब कोई भी स्मॉलर हो सकता है A या B, अभी मैं उसके भी बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बस एक बात के बारे में बात कर रहा हूं कि जो रिजल्टेंट है वो फोर्स दोनों में से एक स्मॉलर फोर्स से परपेंडिकुलर है। पर अगर मैं यहां रिजल्टेंट बनाता भी हूं अभी इस कंडीशन में, यानी A और B के बीच का अगर एंगल मैं एक्यूट लेता हूं यानी 90 से छोटा लेता हूं, तो किसी भी कंडीशन में ये रिजल्टेंट का एंगल A से या B से 90 डिग्री नहीं आता, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो A और B के बीच में ही होगा। इसका मतलब सीधा समझ में आना चाहिए कि B का एंगल कुछ तो भी B का A के साथ जो एंगल है वो कुछ तो भी 90 से बड़ा ही होगा, तभी रिजल्टेंट 90 पे आ सकेगा। या A से या B से, किसी भी एक से, हम मान लेंगे कोई भी छोटा है, वो बात की बात है। पर अभी फिलहाल हमारी कंडीशन ये कह रही है कि अगर इस रिजल्टेंट को मुझे किसी एक वेक्टर से परपेंडिकुलर बनाना है, इससे मैं ये बात कंक्लूड कर सकता हूं कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल डेफिनेटली ऑब्ट्यूस होगा, यानी 90 से बड़ा होगा। यानी ये फिगर बन जाएगा नहीं, इस फिगर को हमें हटाना पड़ेगा, ये फिगर हो गया फेल। यहां देखो ग्राफिकली किसी चीज को करने का कितना बड़ा फायदा है कि हम हर चीज को ना ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, दिमाग में ला सकते हैं। यानी अब देखेंगे तो हमारे पास ये आ गया A और डेफिनेटली B कहीं यहां पे होगा। जब इनके बीच का एंगल ऑब्ट्यूस है, 90 से बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं आई कैन हैव अ रिजल्टेंट लाइक दिस। इस रिजल्टेंट को अगर मैं ऐसा बना दूं तो अब आप यहां से इसको पैरेललोग्राम लॉ, देखो मैं थोड़ा सा इसको बाद में बनाऊंगा, परपेंडिकुलर ही बनाऊंगा, डोंट वरी, धोखा नहीं देंगे आपको। यहां से ये B को ऐसा बना दूंगा, थोड़ा सा और B बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, इसको बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, तभी जाके, क्योंकि ये वाला पार्ट मेरा कहीं यहां तक जाना चाहिए कि यहां से खींचने वाली परपेंडिकुलर लाइन इसे कट करनी चाहिए। तो B मुझे बड़ा लेना पड़ेगा, ये छोटा लेना पड़ेगा, ये छोटा लूंगा डेफिनेटली। तो ये वाला एक छोटा वेक्टर है मेरे पास, छोटे मैग्नीट्यूड का, एक बड़े मैग्नीट्यूड का। यहां देखोगे मेरे पास पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ये है रिजल्टेंट। ट्रायंगल लॉ लगाना है तो ये वाला आपके पास वेक्टर B ही है, तो ये A प्लस B, ये तो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट आपके पास आ गया A प्लस B के बराबरी का, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो पॉइंट ये है कि हमारे पास एक इक्वेशन तो दी है कि भाई रिजल्टेंट जो है वो A प्लस B है, मैक्सिमम वैल्यू वो 16 न्यूटन है, यानी A प्लस B की वैल्यू 16 न्यूटन है, ये तो हमें दी हुई है। पर अननोन्स A प्लस B में दो अननोन हो गए, A भी अननोन B भी अननोन। सर अब दो अननोन है,
अब दो अननोन है, ये आर मैक्स है, वैसे हमें ये तो पता है कि ये आर मैक्स है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैल्यू को निकालते समय थीटा 0 था, a प्लस बी तो सेम ही रहेंगे, बस थीटा चेंज होता जाएगा। तो इस एक अकेली इंफॉर्मेशन से सर अपन तो ए भी निकाल नहीं सकते, तो और देखते हैं क्या बोलते हैं। देखो यहाँ पे, इफ द रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स एंड हैज द वैल्यू ऑफ 8 न्यूटन। अब यहां इस कंडीशन में जब इनके पास कुछ एंगल थीटा था, कौन दोनों वेक्टर है, ये वाला वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस कंप्लीट एंगल इज थीटा। ध्यान देना, हाँ, ए और बी के बीच का एंगल थीटा कैसे, जब भाई कोई भी दो वेक्टर के बीच में आप एंगल ढूंढते हो तो रिकॉल करो कैसे ढूंढते हैं। दोनों की टेल जोड़ी जाती है, टेल जोड़ी जाती है, तो दोनों की टेल जोड़ने के बाद जो दोनों वेक्टर के बीच में छोटा एंगल है, वैसे तो सर ये वाला भी होना चाहिए, फिर भाई छोटा लेना है आपको, तो ये तो बड़ा एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल नहीं लेना है आपको। ऐसा एंगल लेना है जो दोनों वेक्टर की टेल जोड़ने के बाद छोटा एंगल होता है, वही उनके बीच का एंगल होता है, यानी यही एंगल थीटा है जो दोनों के बीच का एंगल है। अब ये कितना है हमें नहीं पता, हमें सिर्फ एक बात पता है कि जो रिजल्टेंट है वो इस छोटे वाले वेक्टर से यानी ए से परपेंडिकुलर है, बस बाकी कुछ नहीं पता है हमें। अब इस अकेली इक्वेशन से तो काम बनेगा नहीं, ए और बी का सम हमें भले ही 16 दिया है, पर ये एक चीज दी हुई है, ये 8 न्यूटन दिया हुआ है, ये जनरल एक रिजल्टेंट दिया हुआ है 8 न्यूटन, बट हमारे पास थीटा के लिए कोई वैल्यू नहीं है। पर इसकी एक इक्वेशन बन सकती है जो हम जानते हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये तो हम जानते हैं, ये इक्वेशन को हम जानते हैं। अगर मैं इसको स्क्वायर भी कर लूं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, तो 64 इक्वल टू बनेगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहां पे मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ तो गई, पर परेशानी लेके आई है। भाई इस इक्वेशन में दो अननोन थे, ए और बी इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू 16 थी, दो अननोन ऑलरेडी थे, दो अननोन थे तो दो इक्वेशन चाहिए थी, कम से कम दो इक्वेशन रहती तो हम दो अननोन निकाल पाते। चलो दूसरी इक्वेशन आई तो, पर दिक्कत ले आई है साथ में, ये cos थीटा की दिक्कत ले आई है साथ में, ये प्रॉब्लम ले आई है साथ में ये इक्वेशन, यानी एक तीसरा अननोन भी आ गया। सर पहली इक्वेशन आई थी तो दो अननोन थे इसलिए निकल नहीं पा रहे थे, दूसरी इक्वेशन आई तो तीन अननोन हो गए, अब दो इक्वेशन है पर तीन अननोन है, फिर परेशानी फंस गई। परेशानी की बात कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं रास्ते तो मिलेंगे, पर रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जुगाड़ लगाते हैं cos थीटा के सामने कि भाई ये cos थीटा कैसे निकाला जाए, कहाँ से निकालें cos थीटा, कैसे बने cos थीटा, कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या किया जाए भाई, cos थीटा cos थीटा cos थीटा, कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा cos थीटा के साथ ए और बी का, कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा cos थीटा के साथ ए और बी का, तब जाके शायद मामला बैठ जाए। हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस फिगर को थोड़ा रीड्रॉ करते हैं, थोड़ा रीड्रॉ करें अगर, सो देखो ये वाला आपके पास है ए, ये वाला आपके पास है बी, ठीक है, मैं यहां से इसको ड्रॉ कर देता हूं, ये है रिजल्टेंट एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये तो मुझे पता है। अब अगर मैं यहां थीटा को देखना चाहूं तो ये है मेरा वो एंगल थीटा जो मैं चाहता हूं, पर ये एंगल निकलेगा नहीं, मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूं थीटा डैश। आप अगर समझें तो जो थीटा डैश है, इस थीटा डैश की वैल्यू आप लिख सकते हैं, वो कितनी लिख सकते हैं, तो 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये भी तो चीज़ है, ये भी तो बड़ी आसान चीज़ है भाई। ये थीटा डैश कितना है, 180 माइनस थीटा, तो थीटा डैश इज नथिंग बट 180 माइनस थीटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला पता है, ये बी है, देखो यही वाली साइड है, और ये ए है, मुझे पता है ये एडजेसेंट साइड है थीटा डैश की, और ये हाइपोटेनस है, बी तो हाइपोटेनस है, ये एडजेसेंट है। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जुगाड़ो जिसमें ए और बी आते हों, यानी कौन सी साइड आती हो थीटा डैश के लिए, एडजेसेंट और हाइपोटेनस। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जुगाड़ो जिसमें एडजेसेंट और हाइपोटेनस साइड आती हो, थीटा डैश के साथ एडजेसेंट ए है और हाइपोटेनस तो बी है, तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है, आपको पता है, वो cos थीटा डैश होता है। cos थीटा डैश इज एडजेसेंट, दैट इज ए, बाई हाइपोटेनस इज बी। बट सर यहाँ तो cos थीटा है ना, यहाँ आपने cos थीटा डैश ला लिया, क्या टेंशन है, टेंशन मत लो, थीटा डैश और थीटा में भी रिलेशन है हमारे पास, तो थीटा डैश और थीटा में रिलेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, cos ऑफ थीटा डैश की जगह मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। लो ये वाली बात आ गई। अब cos 180 माइनस थीटा कैसे लिखें, तो cos 180 माइनस थीटा जो होता है, ये थोड़ा रिकॉल करें, यहाँ जाएंगे, ये CAST
कास्ट रूल किसके एरिया में चला गया? साइन के एरिया में चला गया अगर, तो वहां जाके कॉस होता है निगेटिव, यानी ये बचेगा माइनस, और 180 है इसलिए कॉस का कॉस और थीटा, तो ये बनता है cos 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा. सो दिस cos 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू a बाई बी. तो आप सिंपल एक चीज कर सकते हैं, cos थीटा की जगह माइनस a बाई बी रख सकते हैं. तो आप वापस से यहां आ जाओ, 64 इक्वल्स टू, अब यहां जाओगे cos थीटा की वैल्यू जैसे ही रखोगे यानी बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आ जाएगा आपके पास 2ab, cos थीटा की जगह रखोगे माइनस a बाई बी रखोगे तो ये वाला साइन जो है ये माइनस हो जाएगा, इनटू हो जाएगा a बाई बी, आपको दिखेगा b बड़े आसानी से कट जाएगा. अब ये क्या बनता है देखो जरा, 64 इक्वल्स टू, अब देखो थोड़ी आसान होती दिखेगी आपको लाइफ, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बन गया माइनस ऑफ 2a स्क्वायर, यानी आपको दिखेगा 64 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, यानी इट विल बी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइप का. अब ये आ गई आपके पास दूसरा ब्रह्मास्त्र है, ये आपके पास ऐसी इक्वेशन है जो a और b में है, एक और इक्वेशन a और b में है. अब क्या करें, अगला पार्ट क्या करें? तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो, देखो इसको लिख सकते हो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए. याद होनी चाहिए आपको, ये वाली एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होती है, ये हो गया 64. और a प्लस बी या b प्लस ए की वैल्यू, यहाँ पे आप जानते हो कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 16 दी हुई है, तो यहाँ आप लिख सकते हो 16, यानी आपके पास क्या आ गया, b माइनस ए इक्वल टू 64 बाई 16 आ गया, ये नीचे चला जाएगा, तो b माइनस ए यानी क्या हो गया, 4 के बराबर आ गया, यानी आपके पास एक इक्वेशन आ गई, a प्लस बी तो 16 है और b माइनस ए यानी 4 है, a प्लस बी तो 16 है और b माइनस ए कितना है, 4, तो b माइनस ए 4 है, तो ये इसको ऐड करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, यानी 2b इक्वल टू 16 और 4 20 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू आ गई आपके पास 10, b की वैल्यू आ गई आपके पास 10. अगर b की वैल्यू 10 आ गई है, b की वैल्यू 10 आ गई है, तो दोनों का सम तो 16 ही था, हमें पता ही है, तो b की वैल्यू अगर 10 है आपके पास, b की वैल्यू अगर 10 है तो आपको पता चल जाएगी a की वैल्यू 6 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का सम 16 है. और क्या बोलते हैं आपको, बस यही तो निकालना था इन दोनों में, ये b की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 6, यानी आंसर बनेगा a, आंसर विल बी a. बस आपको देखो एक बात समझो मेरी, कुछ चीजें ना थोड़ी सोचो, कुछ चीजें सोचो, यहां थोड़ा मुश्किल है, यहां तक भी ठीक है सर, ये तो हमने 64 ये भी लिख लिया इक्वेशन 2, बस मामला यहां बिगड़ रहा है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ब्रॉडली सोचो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा. हमने कुछ नहीं किया, देखो a b, सिर्फ a b बना दिया, और a b के बीच का एंगल एक्चुअली ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है, यही थीटा, ये वाला भी थीटा है. मैं इसको थोड़ा इधर बनाऊंगा तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल वही वाला थीटा है, पर मुझे ये थीटा डायरेक्टली नहीं मिल सकता ना, क्योंकि ये तो एक ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, फिर मैं अपना वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा पाऊंगा, इसलिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल यानी इस तरफ वाले थीटा डैश को निकाल के थीटा पे जाना पड़ेगा. तो थीटा डैश और थीटा में रिलेशन है, क्योंकि इन दोनों का सम आपको पता है, थीटा डैश प्लस थीटा यानी 180 है, यानी आपको पता है थीटा डैश यानी क्या है, 180 माइनस थीटा. बस यहां से आपने cos थीटा डैश लिखा तो ए बी. एक्चुअली क्यों सर ये चीजें मुझे स्ट्राइक कैसे करेगी, मैं बताता हूं कैसे करेगी. स्ट्राइक करने का एक पर्पस, एक रीजन है भाई, मेरे पास देख रहा हूं मैं ए बी में एक रिलेशन है, फिर मेरे पास ए बी और थीटा में एक और इक्वेशन आ गई. अब मुझे कैसे भी इस थीटा को और cos थीटा को ए और बी की टर्म्स में लाना पड़ेगा, ताकि मेरी ये पूरी इक्वेशन ए और बी में बन जाए. कैसे भी करके इस cos थीटा को, देखो सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, जब दूसरी इक्वेशन बनाई तीसरा वेरिएबल आ गया, अब तीसरे वेरिएबल को कैसे भी जुगाड़ो ताकि वो ऊपर के दो ही वेरिएबल की टर्म्स में लिखा जा सके. अगर ये चीज आप सक्सेसफुली कर लेते हो तो इसका मतलब तीसरा वेरिएबल जैसे ही आपको, तीसरा वेरिएबल यानी ये, जैसे ही आपको ऊपर के दो वेरिएबल की टर्म्स में मिला, आपने उस तीसरे वेरिएबल की जगह पर चिपका दिया वही, फिर वो इक्वेशन फिर से दो ही वेरिएबल के टर्म्स में आ गई. एक्चुअली ये सब ना ट्रिक्स हैं, ये सब टेक्निक्स हैं मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की तरीके हैं. मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का ये एक यानी आप ले सकते हैं कि तरीका है. अगर आप मैथमेटिक्स को इस तरह सॉल्व करेंगे तो यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस. आई होप आपसे ये बन गए होंगे क्वेश्चन. ये क्वेश्चन अगर बन जाए, आपको अगर आ जाए तो इट्स गुड, इट्स वेरी गुड. मैं आगे बढ़ता हूँ. आई थिंक ये वाला मिटा देता हूँ मैं क्वेश्चन, क्योंकि मुझे अब 5 भी करना है, या मैं 5 छोड़ दूँ, आप कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है वो. अच्छा हाँ, एक चीज और है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी निकाल सकते हैं, हालांकि इसमें पूछा गया है, इसमें नहीं पूछा था. तो यहाँ तो दिख ही रहा है आपको, cos थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा
इक्वल टू माइनस ऑफ ए बाई बी है ना। तो आई थिंक बी मैंने 10 निकाला ही है, ए 6 निकाला है, तो आप कॉस थीटा यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी निकाल सकते हो। माइनस ऑफ ए यानी 6/10, तो कॉस थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 3/5। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। वेरी सिंपल, वेरी इजी, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। 5th वाला क्वेश्चन आप घर से करेंगे, बहुत अच्छा होगा। चलो मैं 6th वाले पे आता हूं जस्ट फॉर अ वाइल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जैसे लास्ट वाले पार्ट में मैंने कुछ यहाँ लिखा हुआ था, उसे मैंने वाइप कर दिया है पूरी तरह से, है ना। समय थोड़ा बचाना है हमें। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने कहा था आप होमवर्क करेंगे, है ना, होमवर्क करेंगे। उसकी वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। यहाँ p की वैल्यू 5 आएगी, q की वैल्यू 13 आएगी, और जो थीटा आएगा कॉस इनवर्स ऑफ -5/13 आएगा, है ना। तो आप ये थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देखें। मैंने आंसर्स इसलिए दे दिए हैं क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं वो सॉल्व करेंगे, उन्हें आंसर की जरूरत पड़ेगी, तो आप आंसर से इसे क्रॉस चेक करिए, है ना। जो इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 4 था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। आराम से सॉल्व करो, बड़ा मजा आएगा, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आ जाता हूं इस क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर आप देखेंगे, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ग्राफिकली पहले बनाते हैं। एक वेक्टर ए है हमारे पास, और इनका रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास ए से परपेंडिकुलर है। इसका मतलब डेफिनेटली ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो डेफिनेटली 90 से बड़ा होगा। कुछ इस तरीके की चीज बन जाएगी। सो ये हमने बना दिया। अब इसके बाद क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यानी जो भी बी है उसके मैग्नीट्यूड से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आधा है। रिजल्टेंट इज नथिंग बट b/2। यहाँ पे ये बात आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ एक अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दी है, पता नहीं कहाँ यूज होगी, लेट्स सी, हो सकती है कहीं यूज हो जाए। इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलो, तो रिजल्टेंट की वैल्यू b/2 दी हुई है और ए बी के बीच का एंगल निकालना है। मुझे ऐसे कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है कि अगर हम यहाँ ट्रायंगल लॉ लगा के ए बी को जोड़ दें कुछ इस तरीके से, जैसे मैं पहले तो इसको कुछ ऐसा बना दूं, दिस इज समथिंग, दिस इज, मुझे थोड़ा बी बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना होगा क्योंकि रिजल्टेंट को मुझे परपेंडिकुलर ही रखना है। सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। यहाँ तक आप देख सकते हो। सो दिस इज वेक्टर बी फॉर मी, अगेन दिस इज वेक्टर बी फॉर मी। आप चाहो तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, बट मुझे अभी फिलहाल ए बी के बीच का एंगल निकालना है। सो ए को अगर मैं थोड़ा आगे यहाँ पे, इसको अगर मैं इस लाइन को आगे स्ट्रेच कर दूं तो मुझे टेल जोड़नी पड़ेगी, यानी ए इधर ला के रखना पड़ेगा मुझे। आपको पता है कि जब टेल जोड़ते हैं तभी एंगल मिलता है। तो दिस इज थीटा बिटवीन ए एंड बी। और ये जो r है ना, इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका मैग्नीट्यूड, मैं सिर्फ इसका वेक्टर साइन हटा देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड जो है ये b/2 मुझे दिया हुआ है। और ये जो b वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड तो b ही होगा भाई, ये भी दिया हुआ है। यानी मेरे पास ना एक साइड और ये दूसरी साइड है, और मुझे ये वाला एंगल निकालना है। पर मैं ये वाला निकाल सकता हूँ, पर अगर मैं ये वाला निकाल सकता हूं तो अभी अभी आपने पिछले पार्ट में देखा है, जस्ट इसके पहले वाले पार्ट नंबर 6 में देखा है कि अगर मैं ये निकाल सकता हूं तो ये भी निकाल सकता हूं, क्योंकि इन दोनों का सम ही 180 होता है। तो मैं बहुत आसानी से यहाँ थीटा डैश लिख सकता हूं। तो थीटा डैश निकालना है, मेरे पास अपोजिट साइड भी है, मेरे पास हाइपोटेनस है, अपोजिट है हाइपोटेनस है, अपोजिट है हाइपोटेनस है, अपोजिट थीटा डैश अपोजिट हाइपोटेनस। व्हाट आई कैन से, साइन थीटा डैश इज अपोजिट इज नथिंग बट b/2 और b। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको 1/2 मिल जाएगा बड़ी आसानी से। थीटा डैश साइन थीटा डैश इज हाफ, थीटा डैश की क्या वैल्यू पे साइन थीटा की वैल्यू हाफ होती है। तो थीटा डैश बहुत आसानी से कोई भी बोल देगा सर 30 डिग्री। बहुत 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 बेसिक चीज। अरे जब ये 30 है तो ये कितना होगा भाई, थीटा प्लस थीटा डैश इज 180। सो इफ theta dash is 30 degree, so it is 180 minus 30, तो theta is equal to 150 degree. This is the angle. एक और चीज है, मैं एक और बात बताऊंगा। यहाँ तो हमारा आंसर आ गया 4, पर कई सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, इसी को एंगल मान लेते हैं। ए और बी दिख रहा है ना सर, ए और बी के बीच का एंगल तो यही है भाई। ये एंगल वो एंगल है जो ए के हेड और बी की टेल को जोड़ के बन रहा है, पर ए और बी वेक्टर के बीच का वही एंगल होगा जो दोनों की टेल को जोड़ के बनेगा, और उसके बाद भी जो छोटा एंगल होगा वही उनके बीच का एंगल होगा, यानी थीटा। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। यहाँ कई बच्चे 30 डिग्री के ऊपर यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ऑप्शन में जानबूझ के 30 डिग्री दिया जाता है, पर आंसर होता है 150 डिग्री, क्योंकि वो एक छोटा कॉन्सेप्ट जो है उसको भूल जाते हैं। वो छोटा कॉन्सेप्ट ये कहता है
कि वहाँ जब दो वेक्टर के बीच का आप एंगल ढूंढ रहे होते हैं तो वो एंगल उनकी टेल को जोड़ने के बाद दोनों के बीच का छोटा एंगल होता है। बस इस बात को ध्यान रखें, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बढ़िया अच्छी सी चीज़ है, इसको आप लगा देंगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, एक लास्ट क्वेश्चन इसको करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा इट इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, नाउ सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, फिर कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स आई कैन से, एंड देन मल्टीप्लिकेशन, फिर वहां खत्म हो जाएगा। तो अगले ही वीडियो में, वीडियो नंबर 8 में आपके लिए लेके आऊंगा सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अच्छे से देखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां आप देखेंगे फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F0 एंड एंगल विद ईच अदर। अच्छा ठीक है, दो फोर्सेस हैं भाई, F0 वाले हैं और ये भी एक F0 है, दोनों का सेम है, ये थीटा एंगल है, आपको बस रिजल्टेंट लिखना है। अरे ये क्या क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल ही हो गया। इसमें ऑप्शन दिए हैं, रिजल्टेंट दिया 2F0 cos थीटा, 2F0 sin थीटा, 2F0 sin थीटा बाई 2, 2F0 cos थीटा बाई 2। चलो देखते हैं, सिंपल है, हमारा तो फॉर्मूला ही है भाई रिजल्टेंट का, वो है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारे पास होता है। बस तो थीटा एंगल की टर्म्स में ही आंसर आएगा, तो a और b की जगह आप लिख देंगे a इक्वल टू b इक्वल टू F0 लिख देंगे, क्या दिक्कत है। तो जहां पे रिजल्टेंट की बात आएगी, अब आएगी अंडर रूट ऑफ F0 का स्क्वायर प्लस F0 का स्क्वायर प्लस 2F0 का स्क्वायर cos थीटा। बस आपको अब देखना है चार ऑप्शन में कहाँ मैच करता है। F0 स्क्वायर यानी यहाँ पे बन गया ट्वाइस F0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F0 स्क्वायर एंड इट विल बी cos थीटा। नाउ थोड़ा इसमें अरेंजमेंट लगता है क्योंकि ये ऑप्शन से मैच अभी करते हुए नहीं दिखेगा, तो यहां से आपको फिर 2F0 स्क्वायर को कॉमन निकालना होगा और ये 1 प्लस आ गया cos थीटा। यहां एक्चुअली देखा जाए ना तो हमारा आंसर तो यहीं आ गया, या फिर आप बोल सकते हो ये भी आंसर है। पर दिक्कत की बात यह है कि जो ऑप्शंस दिए यहां से मैच कराना होगा आपको कुछ तो भी ऑप्शन से मैच कराना होगा। आप देख रहे हो कि चारों ऑप्शन में एक भी ऑप्शन में रूट नहीं है, यानी ये रूट के अंदर जो वैल्यू है ये कोई परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए। जब ये परफेक्ट एक स्क्वायर आएगी तो स्क्वायर को जब आप रूट लगाओगे तो पूरा एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा। यहाँ कहीं रूट नहीं, यानी रूट हटाना है, यानी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ये 1 प्लस cos थीटा को कुछ तो भी अरेंज करना पड़ेगा, यहाँ इसको अरेंज करना पड़ेगा। मैं बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपको भी पता होगी, एकदम बेसिक चीज़ है। आपको पता होगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। ये एक सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लें। मैं इसके साथ आपको कुछ और भी आइडेंटिटी बता देता हूँ। यहाँ आप क्या करें, cos स्क्वायर थीटा के साथ मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले लिख लेता हूँ, फिर बाद में दूसरी बताता हूँ। cos स्क्वायर यहाँ थीटा है और यहाँ 2 थीटा, देखना यहाँ थीटा है, यहाँ 2 थीटा है। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा है, तो यहाँ अगर थीटा का आधा हो जाएगा तो यहाँ थीटा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, अगर मैं इसका थीटा बाई 2 लिख दूँ, आधा कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा का हो जाएगा सिर्फ थीटा और बाई 2। तो ये सिंपल सी चीज है, cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos थीटा बाई 2, यानी आप इस 2 को यहाँ भेज दें तो आपके पास क्या आ रहा है, देखो 1 प्लस cos थीटा विल बी 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक और आइडेंटिटी बता रहा हूं, जैसे cos स्क्वायर थीटा वैसे ही एक और होती है, sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ये sin स्क्वायर थीटा के लिए है, वो ऊपर वाली cos स्क्वायर थीटा के लिए। इसको भी आप बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो, यानी क्या लिख सकते हो आप, sin स्क्वायर थीटा बाई 2, आधा कर दिया तो यहाँ का भी थीटा हो गया, यानी 1 माइनस cos थीटा बाई 2। यानी आप लिख सकते हो 1 माइनस, यहाँ से आप लिख सकते हो 1 माइनस cos थीटा विल बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हो। तो ये भी एक आपके पास वैल्यू आ गई। पर हमारे पास अभी क्वेश्चन में 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या बनती है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से आप सिंपल r इक्वल टू क्या लिख देंगे, अंडर रूट में ट्वाइस F0 स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, यानी इनटू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो थीटा बाई 2 की टर्म्स में लाना है, थीटा बाई 2 टाइप आ रहा है, वैसा आपको अरेंज करना पड़ेगा उसे। अब देखोगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, यानी आपको दिख रहा होगा यहाँ से ये रूट में 4, या फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ सब मिला के 2 F0
cos थीटा बाई 2 और ये पूरे का स्क्वायर है और रूट है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट विल बिकम व्हाट 2f0 cos थीटा बाई 2। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक थिंग्स के कारण कई सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करते यूट्यूब पे, क्योंकि इन ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज़ों में बच्चे फंस जाते हैं और फिर दिक्कत ये होती है कि वो बच्चे जो हैं वो वीडियो को देखते नहीं हैं, आगे बढ़ाते नहीं हैं, फिर उसके बाद ऐसा होता है कि वो छोड़ के भग जाते हैं कि अरे हमें तो समझ में नहीं आया क्या बताया गया, कैसे बताया गया, क्यों बताया गया। बट द प्रॉब्लम इज़ ऐसे क्वेश्चन भले ही एक यूट्यूब में टीचर या एक यूट्यूब में पढ़ने वाला बच्चा तो छोड़ सकता है, बट एग्जाम में नहीं छूटते ये क्वेश्चन, तो एग्जाम में आते ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का पूरा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कभी भी कोई भी टीचर अगर XYZ पर्सन यूट्यूब पे पढ़ा भी रहे हैं तो आप इन चीज़ों को देख के ना भागे कि वो कितनी भारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। आप ज़रूर उसे देखें क्योंकि ये कहीं ना कहीं रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको बता दूं तो ये क्वेश्चन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो यही क्वेश्चन आपको बहुत सारे रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स के क्या बोलते हैं सॉल्ड एग्जाम्पल में मिल जाएगा। आपको यही क्वेश्चन रेजोनेंस के सॉल्ड एग्जाम्पल में भी मिल जाएगा, आप जाएंगे तो वेक्टर्स में, और एलन में भी मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी सारे रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स अपने मटेरियल में यूज़ करते हैं ताकि बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्चुअली चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस को छोड़ने से सही नहीं होगी चीज़ें। वैसे ये भी एक जो क्वेश्चन मैंने दिया है होमवर्क, ये भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। इसके पहले भी एक क्वेश्चन था वो भी मिलेगा जो मैंने इसके पहले करवाया है। तो कहीं ना कहीं ये बात समझें, इस बात को दिमाग में बिठा लें कि दीज कॉन्सेप्ट्स, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मैं मिलूंगा विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग कंपेयर करेंगे। सब्सट्रैक्शन, जब 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो क्या होता है एक्चुअली, और सब्सट्रैक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। और हम लोग फिर कंपेयर भी करेंगे, ग्राफिकली कंपेयर करेंगे। ग्राफिकली यानी देखो जब भी कभी वेक्टर आता है ना तो वेक्टर को बनाया करो, ऐसे कॉपी पेन लेके बनाओ, ड्रॉ करो उसको, कैसे दिखता है वेक्टर उसको देखने की कोशिश करो, रिजल्टेंट कैसे दिखता है उसको देखने की कोशिश करो। वेक्टर में शुरू में दिक्कत आती है, पर अगर तुम उसे ग्राफिकली इमेजिनेशन से सोचने लग जाओगे ना, जहां तुम्हारी इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाएगी ना, वेक्टर में मजा आना शुरू हो जाएगा। और फिजिक्स में तो 85 से 90% चीज़ें वेक्टर पे चलती हैं। तो इसीलिए वेक्टर को समझना, वेक्टर के कैलकुलेशंस को समझना, वेक्टर की पूरी आत्मा तक उतरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो बस इसमें इतना ही है आज। कल फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पार्ट नंबर 8 में। तो आई कैन से भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। कमेंट आप इसमें कर सकते हो, बट डाउट आप मुझसे चैट में पूछें, चैट ग्रुप में पूछें, जाके अपनी ऐप में पूछें। और बस यही है, ठीक है। तो यहाँ रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।